मैं हूं साहिब कनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़री अराजी की तकसीम के हवाले से कि ज़री अराजी को तकसीम कैसे करवाया जा सकता है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसके ज़रिए ज़री अराजी तकसीम होगी और कौन तकसीम के लिए दरख्वास्त दे सकता है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ उसे लगाने चाहिए जो बंदा तकसीम कराने जा रहा है किसी प्रॉपर्टी की, और तकसीम का अमल किन किन मराहिल से गुजरता है। आसान लफ्ज़ों में, बग़ैर टेक्निकलिटीज़ में जाए, बग़ैर सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस किए, आसान अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक कानून है जो डील करता है, जिसका ताल्लुक है ज़री अराजी के मामलात के साथ। यानी मुल्क में जितनी भी ज़री अराजियाँ हैं वो डील होती हैं, उनकी तकसीम का अमल, उन पे टैक्सेस लगना, उन पे जो सेस इकट्ठा होना, ये सारा इस कानून के तहत किया जाता है और ये कानून डील करता है इन मामलात को। लेकिन हमारी वीडियो का मौजू तकसीम है, तो सेक्शन 135 से लेकर सेक्शन 151 तक इस एक्ट की, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की डील करती है तकसीम के अमल के साथ। लेकिन हम हर सेक्शन को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में उनका लब्बी लुबाब जो भी है वो आप तक पहुँचाएँ ताकि आसानी से आपको बात समझ आ सके और पार्टीशन प्रोसीडिंग को आप समझ सकें। अब जिस अथॉरिटी के पास अख्तियार है तकसीम का, जो अथॉरिटी तकसीम करा सकती है वो है असिस्टेंट कलेक्टर। असिस्टेंट कलेक्टर पार्टीशन की अथॉरिटी है जिसके पास जाया जाएगा। अब जो शख्स मालिक है किसी प्रॉपर्टी का, जो दरख्वास्त देना चाह रहा है किसी प्रॉपर्टी की तकसीम की और अपना हिस्सा अलग करके लेना चाह रहा है, उसे चाहिए या उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी उस दरख्वास्त के साथ अपनी टाइटलशिप, उसको वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली, कैसे मिली, कोई इंतकाल है अगर उसका तो इंतकाल का की कापी उसके पास होनी चाहिए, कोई फ़र्द पटवारी से जारी कराए और जिन जिन जमाबंदियों में उसका जिक्र आया हुआ है उनकी कॉपी ले और अपनी दरख्वास्त के साथ ये लगाए। अगर वो किसी कोर्ट डिग्री के थ्रू मालिक बना है तो फिर कोर्ट डिग्री ये अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएगा और फिर ये एप्लीकेशन देगा असिस्टेंट कलेक्टर को। दूसरी बहुत अहम बात कि कौन कौन से बंदे उसके साथ उस खसरा नंबर, उस खेवट खतूनी में मालिक हैं, को शेयरर और कौन कौन हैं जिनसे वो अपनी प्रॉपर्टी अलग करवाना चाह रहा है, उनके भी नाम देगा, तफसील देगा, उनको रिस्पोंडेंट शो करेगा कि इन बंदों से मेरी प्रॉपर्टी या इन बंदों के खिलाफ मेरी ये प्रॉपर्टी जो है मुझे अलग करके दी जाए। अब जब इस तरह की दरख्वास्त आ गई तो फिर असिस्टेंट कलेक्टर सबसे पहले मरहले में उसकी रिपोर्ट तलब करेगा अपने अहल मत से, अपने रिकॉर्ड कीपर से, कि वो ये चेक करे कि आया जिस शख्स ने दरख्वास्त दी है इसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन है इसके नाम पे ये प्रॉपर्टी, ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है और जिन डॉक्यूमेंट की बेस पे ये आया है ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, प्लस जो लोग इसने पार्टी ऐड किए हैं दूसरी तरफ से जिनको रिस्पोंडेंट या मसूल ले बनाया है, क्या उनके नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी है, वो अंदराज है उन लोगों का रेवेन्यू रिकॉर्ड में, मालिकान हैं वो। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी असिस्टेंट कलेक्टर के पास, अगर पॉजिटिव आती है कि हाँ जिस तरीके से बयान किया गया है ये इसी तरीके से है, तो फिर असिस्टेंट कलेक्टर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा पार्टीशन की। अब सबसे पहले नोटिस जारी किए जाएंगे उन रिस्पोंडेंट्स को कि वो आए, परवाने भी कहते हैं इन्हें, परवाना जारी किया जाएगा, परवाना पेशी, कि वो आए और आकर बताएं कि हाँ ये प्रॉपर्टी तकसीम होनी चाहिए या नहीं। अगर उनमें से भी कोई बंदा चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी भी अलग की जाए तो वो भी आके बताए। अब जब परवाने जा चुके होते हैं, परवाने पहुंचते हैं उन लोगों को, उनमें से जिसने पेश होना होता है वो आके पेश होता है। अगर कोई और शख्स भी कहता है कि जी ठीक है मेरी प्रॉपर्टी भी आप मुझे अलग करके दे दें, तकसीम करके दे दें, तो फिर उसको भी साइल बनाया जाता है, पिटिशनर कंसिडर किया जाता है और बाकी जो लोग इनकारी होते हैं उनको रिस्पोंडेंट ही रहने दिया जाता है।
अब जो लोग नहीं पेश होते नोटिस मिलने के बावजूद, तो फिर उनके खिलाफ एक्स प्रोसीडिंग की जाती है और कार्रवाई मजीद आगे बढ़ती है तकसीम। अब यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर सबसे पहले देखता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको तकसीम किया जाएगा और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है यहाँ पे जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। मसलन अगर किसी प्रॉपर्टी में, किसी खसरे में, किसी केवट खतूनी में उस जगह पे कोई कब्रिस्तान है, कोई इबादत गाह है, तो उसकी तकसीम कानून कहता है कि नहीं की जा सकती। कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई और इस तरह का बंदोबस्त है पानी ज़री अराजी को देने के लिए पानी का, ठीक है, तो फिर उसको देखा जाएगा कि इसको तकसीम नहीं किया जा सकता, उसके हवाले से अलग फैसला होगा। फिर रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा, असिस्टेंट कलेक्टर देखेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी तकसीम हो सकती है और वो कितनी बनती है। उसकी बाबत वो पटवारी हल्का से एक जो है रिपोर्ट तलब करेंगे या एक उसको परिचय अलग कहते हैं वो तलब करेंगे कि हाँ आप बताएं कितनी प्रॉपर्टी किस किस बंदे के नाम है और कौन कौन सी तकसीम हो सकती है और किस तरीके से। ये रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद फिर गिरदावर पटवारी हल्का की मौजूदगी में रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा या असिस्टेंट कलेक्टर वो तकसीम की जो है जिस तरीके से होनी है उसका वो ज़ाब्ता मंजूर करेगा, तकसीम का तरीक़ाकार मंजूर करेगा कि इस तरीके से तकसीम होनी चाहिए इस प्रॉपर्टी की। इसमें दरख्त अगर लगे हुए हैं तो वो किसकी मलकियत के एरिया में लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या होना है, जिस शख्स का कब्ज़ा जहाँ जहाँ है उसके बारे में क्या फ़ैसला होना है, और कौन सी अराज़ी किस तरतीब से तकसीम होनी है। अराज़ी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, तो कौन सी अराज़ी किस तरतीब से तकसीम होनी है, ये सारी बातें वो देखेगा। अब सारी बातें देखने के बाद फिर एक तकसीम पे जो है अमल किया जाएगा, तकसीम की जाएगी उस प्रॉपर्टी को, ताकि किसी की हक तलफी ना हो और हर बंदे को हर प्रॉपर्टी में से जो जो हिस्सा जिस तरीके से मिलना चाहिए उसको वो हिस्सा दिया जाएगा और ख़ास तौर पे साइलान को उनकी प्रॉपर्टी अलग करके दे दी जाएगी। अब पटवारी हल्का जो होगा वो निशानदेही कर लेगा कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस शख्स की ये प्रॉपर्टी अलग कर दी गई है। अब जब ये प्रॉपर्टी अलग हो गई, तकसीम का अमल हो गया इस हद तक, तो फिर आखिर में एक सनद जारी की जाएगी, उसको सनद सुल्तानी कहते हैं। सनद सुल्तानी तकसीम के हवाले से जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कहा जाता है, या डिग्री कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। आप रेवेन्यू की ज़ुबान में उसे सनद सुल्तानी कहते हैं, लेकिन आप आसानी से समझना चाहते हैं तो उसको डिग्री कह दें आप, लेकिन डिग्री उस सेंस में नहीं, डिग्री समझने की नीयत से आप कह सकते हैं उसको। ये सनद जो जारी होगी, इस सनद में फिर मुकम्मल तफसीलात दी जाएंगी कि किस शख्स ने दरख्वास्त दी थी तकसीम की और बाद के मराहिल में क्या क्या बात कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उठी और क्या क्या तरीका अख्तियार करते हुए जो है ये तकसीम का अमल किया गया। यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, अगर जब दरख्वास्त आती है तकसीम की और तकसीम की दरख्वास्त आने के बाद एतराज़ आता है दूसरे फरीक की तरफ से कि नहीं ये तकसीम नहीं हो सकती, इसमें ये हुकूक हैं जिनका फ़ैसला होना पहले ज़रूरी है, ये हकीकत का मामला है, तो फिर ऐसी सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर अगर वो खुद अहल है उस मामले को हल करने का तो पहले वो हल करेगा इस मामले को और फिर उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेगा। अगर वो खुद अहल नहीं है इस मामले को हल करने का तो फिर वो कहेगा मुताल्लिका फरीक को जिसने ये एतराज़ उठाया है कि ठीक है आप जाएँ सिविल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में 90 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना पिटीशन फाइल करें, अपना दावा दायर करें इस मसले के हल के लिए, इन हुकूक की डिक्लेरेशन लेके आएँ कि ये किसके बनते हैं और इनका क्या हल होना चाहिए। 90 दिन का टाइम दे के उसको भेज दिया जाएगा और फिर प्रोसीडिंग यहाँ पे रुक जाएगी। लेकिन जहाँ पे कोई इस तरह का इतराज़ नहीं आया किसी तरफ से तो फिर ये प्रोसीडिंग इस तरीके से आगे बढ़ के तकसीम का अमल मुकम्मल होगा और इस तरीके से लास्ट में जो है सनद सुल्तानी जारी होगी, तकसीम का मामला सारा हो जाएगा और जिसका जो शेयर बनता है उसको उस शेयर के हिसाब से उसकी तकसीम किया हुआ रकबा उसके हवाले किया जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश है, चैनल पर आने वाली हर वीडियो बेसिकली अवेयरनेस की खातिर बनाई जाती है। आप भी अवेयरनेस के इस अमल में मेरा साथ दें।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन प्रेस करके और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।